नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीएस आपको परेशान कर रहा है, तो उसका सोल्यूशन हमने निकाला है। 40 टेस्ट की एक टेस्ट श्रृंखला, एक टेस्ट सीरीज़, जिसमें हर एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन होंगे और 1600 क्वेश्चन आप ऐसे तैयार करके जाएंगे करेंट अफेयर के साथ। बाकी न जाने कितने और सवाल आपके साथ में तैयार हो जाएंगे। साथ में आप लोगों के अनुरोध पर हम लोगों ने भूगोल और इतिहास, इन दो विषयों का टेस्ट प्रोग्राम प्रारंभ कर दिया है और जल्द ही हम सोशियोलॉजी और सिविक्स और हिंदी साहित्य भी लेकर आपके लिए आ रहे हैं। ये टेस्ट आपके 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 अप्रैल तक चलेंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये द सक्सेस प्रेप ऐप पर ये पूरे अवेलेबल हैं और आप वहाँ से इसको ज्वाइन करके ये 15 टेस्ट की टेस्ट श्रृंखला का लाभ उठा सकते हैं। तो ये तो जानकारी इसकी रही जो हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं। बाकी ये 5वां टेस्ट है हमारा। 20 प्लस का चैलेंज मैं आपको देता हूँ। जिन लोगों के इसमें 20 से ऊपर सवाल सही हो रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे सुधार करके 30 से ऊपर भी पहुँच सकते हैं। 27, 28, 30 सवाल तक वो पहुँच सकते हैं। बाकी जिनके कम हो रहे हैं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और आगे अच्छा करने की कोशिश करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, लघु व सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना है ये कार्य। क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, यानी कि ये क्या है, ये पूरक होते हैं। और बेइंग सप्लीमेंट टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेना, तो ये गलत है ना। ये इसके पुनर्वित्त के कार्यों को नहीं लेता है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1975 में ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और इसका मुख्य कार्य यही है, लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूरक भी होते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम ARC के कार्यों को लेना इनका उद्देश्य नहीं है, और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, नाबार्ड के द्वारा। RRB का जो स्वामित्व है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के बीच में 50, 15 और 35 के रेशियो में होता है। केंद्र सरकार के पास 50, राज्य के पास 15 और प्रायोजक बैंक के पास 35 का ये शेयर होता है, ये रेशियो होता है। अगला जो प्रश्न है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है। क्रायोजेनिक्स भौतिकी, मतलब उसमें निम्न ताप है ना, लो टेम्परेचर। भौतिकी में ये लो टेम्परेचर का अध्ययन कहा जाता है। सेलेनोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये चंद्रमा से संबंधित है, मून से संबंधित, उसका अध्ययन, उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ना। और हारोलॉजी की बात अगर हम करें तो ये मापन और घड़ी, स्केल, और स्केल के साथ साथ में वॉच से संबंधित ये होता है। इसमें जो ट्राइबोलॉजी है, ट्राइबोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन करना, ये सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको फिर से इसलिए यहाँ पर दिया है कि घर्षण, स्नेहक और घिसाव के वैज्ञानिक अध्ययन को ट्राइबोलॉजी कहते हैं। ट्राइबोलॉजी औद्योगिक मशीनों की कार्य क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा की बचत में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये स्थान पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर, नई दिल्ली में स्थित है ना। नई दिल्ली में, आप जो लोग वहाँ रहते हैं जानते होंगे, अगर गए होंगे तो पूसा रोड है, तो पूसा रोड के पास ही ये स्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई थी तो ये नई दिल्ली में तो ये है ही है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत की गई थी। 1947 में इसकी स्थापना कब की गई थी, भारत जब आज़ाद हुआ था उसी समय इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में माप इकाइयों के मापकों को बनाए रखने और समय की सटीकता के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है, उसके लिए उत्तरदायी है। भारत में मानक समय IST का निर्धारण और प्रसार करने वाली आधिकारिक संस्था के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो यही है जो NPL है, नेशनल फिजिक्स जो लैबोरेटरी है। बात समझ में आ गई। तो मानक समय, जैसे हमारे यहाँ मानक समय एक ही है, वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इसी देशांतर से होता है। कहाँ से गुजरती है, ये आपकी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है। पहले इलाहाबाद के नैनी से कहा जाता था, अब कहा जाता है मिर्ज़ापुर। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है
उसका जवाब दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सीधा सा सवाल। अब 2011 की जनगणना, अभी 27 में जब नई जनगणना हो जाएगी उसके बाद नए डेटा पूछे जाएंगे, अभी तक तो यही पूछे जा रहे हैं बार बार। तो तमिलनाडु भारत का सबसे नगरीकृत सबसे बड़ा शहरीकृत या नगरीकृत राज्य है और तमिलनाडु की कुल जनसंख्या का 48.4% क्या है, ये नगरीकृत है, नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है। यहाँ पर दूसरे स्थान पर, सेकंड नंबर पर ये महाराष्ट्र आता है ना, ये 45% के 45.2% के साथ में ये दूसरे स्थान पर है। और ये केरल में शहरीकरण की दर उच्च है, लेकिन तमिलनाडु के बाद ये तीसरे स्थान पर आता है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा देखिए, गोवा बहुत ज़्यादा है 62.2%, और दिल्ली की बात करें तो 97.5%, ये यहाँ के नगरीकरण की दर है। तो अगर वैसे आपसे यूटी पूछा जाएगा, सवाल की प्रकृति को समझिए, कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन क्या दिया है, इस पर डिपेंड करता है। अगला जो प्रश्न है, जल स्रोतों में जल के भौतिकी एवं रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या होता है? क्या कारण होता है? जलीय बृहत पादप, जलीय कवक, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन या बहिर्स्राव। अब जल स्रोतों में जल के भौतिक और रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन अगर हो रहा है तो यहाँ पर आप देखिए जो एपुलेंट्स है, यानी कि ये जो बहिर्स्राव है, तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, इसमें औद्योगिक कचरे होते हैं, अनुपचारित अपशिष्ट जल होता है, तो इनके कारण से रासायनिक परिवर्तन भी होता है, कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक भी इसमें होते हैं। जल की गुणवत्ता को ये बिगाड़ देते हैं, इसके पीएच मान को बिगाड़ देते हैं, जल को गंदा कर देते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और ऑक्सीजन के स्तर यानी कि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन को भी सीधे ये प्रभावित करते हैं। औद्योगिक इकाइयों द्वारा नदियों और झीलों में सीधे अपशिष्ट छोड़ने से जल प्रदूषण क्या होता है, खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा था, तो दोनों जो परिवर्तन है, जो रासायनिक है और भौतिक, तो इनके कारण से ये हो जाते हैं बहिर्स्राव के कारण। अगला जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। एक संगठन में 1850 कर्मचारी हैं, इनमें से 38% का तबादला अलग अलग स्थानों पर हो गया। ऐसे कितने कर्मचारियों का तबादला हुआ है? 38%। तो सीधी सी बात है, 1850 गुणे 38 और बटे आप 100 कर दीजिए। इसको काटेंगे, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसको 5 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 37, इसको 2 से काटेंगे तो 19। 19 को 37 से जब गुणा करेंगे, 19 दूना 38, यही तो है, 38 बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 गुणे 37 जब आप करेंगे तो हो जाएगा 19 सत्ते, ठीक है। तो 19 × 95, 19 × 114, 19 सत्ते 133, 3 और आ गया 13 और 19 तियाँ और उसमें 13, ठीक है। तो 19 तियाँ 57 और 13 70, 703 आ गया। अब इसमें 1850 में से क्या करेंगे, 1850 माइनस 703, तो ये आपका 717, ये 703, सॉरी 10 में से 3 गई 7 और 703 ही तो आएगा। ये कर्मचारियों का स्थानांतरण अगर अलग किया गया है, बस यही आ जाएगा। ये घटाएंगे क्यों, यही पूछा जा रहा है ना। तो कितने कर्मचारियों का तबादला हुआ, घटाने की जरूरत नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो कि 703 ही हो जाएंगे, इसमें घटाने के नहीं, मैं एक स्टेप और आगे पहुँच गया, सॉरी। तो 703 ही जो आया यही आंसर हो जाएगा। मैं कभी कभी ज़्यादा करना भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो कितने कर्मचारी, यही पूछा, ऐसे कितने कर्मचारियों का तबादला हुआ, हमने सोच लिया कि तबादला नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। एक संख्या के 42% और 28% के बीच में 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या होगा, ठीक है। तो 42% और 28%, इनका अंतर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों के बीच में जो अंतर है ये 14% हो जाएगा। तो 14% जो है वो 210 है, 14% कितना है, 210, बस समझ में आई। तो 100% कितना हो जाएगा, 210 बटे 14। अब कितना पूछ रहा है, 59%, तो 59 ऐसे आप निकाल दीजिए। तो 14 7 दूनी ये 30 और फिर ये 15, यही तो आ जाएगा। तो 15 गुणे आप 59 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 9 या
135 के 5 13 और 15 × 5 75 और 13, तो 75 में 13 आप करेंगे तो ये 88 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 885, इसका बी आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक सवाल है, ये सवाल क्या है, इफ़ इट इज़ संडे ऑन, ये सवाल कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो कुछ ये अधूरा रह गया है, इसको सही कर दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। वहाँ पर आपको अधूरा नहीं मिलेगा, जब ऐप पर आप जाएंगे तो वहाँ पर अधूरा नहीं मिलेगा, कुछ ये अधूरा रह गया है ये सवाल प्रिंट होने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 11वें के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, है ना। तो प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला से जो तीसरा अक्षर आप हटाएंगे उसके बाद में जो नई श्रृंखला मिलेगी तो क्या होगी, ए बी, फिर सी हट जाएगा, फिर डी ई एफ हट जाएगा, फिर जी एच आई हट जाएगा, जे के एल हट जाएगा, एम एन ओ हट जाएगा, है ना, फिर पी क्यू आर हट जाएगा, फिर एस टी यू हट जाएगा, वी डब्ल्यू, है ना, फिर एक्स हट जाएगा, वाई जेड। अब ये कह रहे हैं हटा दिया तो आपके दाईं ओर से 11वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें, ठीक है। और उसके बाद में दाएं 11वें के दाएं 7वां, 11वें के दाएं 7वां, तो 11 - 7 ये करके, यानी कि 4th अक्षर, ठीक है। तो अंत से जब आप गिनना शुरू करेंगे तो 4th अक्षर, चाहे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, चाहे माइनस करके 4th कर लीजिए, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में। अगला जो प्रश्न है, यदि 36 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई 6 दिन में खोद सकते हैं तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई कितने दिनों में खोदेंगे। सीधा फार्मूला है M1 D1 H1, है ना, बटे W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटे W2, ये बराबर होगा ना। तो अब यहाँ पर आप देखिए WN का जो आयतन वो क्या हो जाएगा, 200 × 3 × 2, तो 200 × 3 × 2 यानी कि 200 × 3 × 2, तो ये हो जाएगा 1200, है ना, 1200। तो 36 × 10 और 36 × 10, ये 36 व्यक्ति 10 घंटे कार्य करके कितने दिनों में, 6 दिन में, है ना, 10 घंटे कार्य करके कितने, 6 दिनों में, तो ये बटे 1200। और इधर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको D2 निकालना है, डे निकालना है, तो इधर बाकी क्या दिया है, 10 व्यक्ति, 10 × D2 और × 3 मीटर, 10 मीटर लंबी, 8 घंटे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, उसका आप आयतन निकालेंगे, तो ये भी यहाँ पर आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर, 4 मीटर, 4 3 12 और 10, 4 3 12 और 100 से गुणा करेंगे तो ये भी 1200 हो जाएगा। अब ये 1200 कट गया, ये 10 कट गया, ठीक है ना, 8, चलिए इसको रहने दीजिए, तो 8 D2 इक्वल टू 36 × 6, तो D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 × 6 बटे 8, तो 2 से 4 से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, इसको 4 से काटोगे 9 और ये 3, तो ये 27 दिन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। कविता संग्रह एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान किसके द्वारा लिखित है, तो ये जो है ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की रचना है ना। ये बीपी सिंह वही हैं जो राजनेता थे, बहुत अच्छे चित्रकार भी ये हुआ करते थे और कवि भी थे, और मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों पर इन्होंने लिखा है। पूर्व प्रधानमंत्री ये रहे हैं। राजनीतिक व्यस्तताओं के बीच भी साहित्य के प्रति झुकाव इनका आपने देखा, और ठीक है, ये
बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं जैसे जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, ये छायावाद के कवि हैं। अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित देशों की उत्तर से दक्षिण अवस्थिति का अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपका हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ मिसप्रिंट है, पता नहीं क्यों ये स्लाइड बनाते समय ऐसा हुआ है। तो देखिए, स्पेन मंगोलिया मध्य एशिया में, और स्पेन यूरोप में, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में, और अर्जेंटीना, ये आपका ये 4 देश दिए हुए हैं। मैं चारों देशों के नाम लिख रहा हूँ, मंगोलिया, स्पेन, मैक्सिको, अर्जेंटीना। स्पेन, मंगोलिया, है ना, और कौन सा दिया हुआ है, मैक्सिको। ये 4 देश यहाँ पर दिए हैं, इनको उत्तर से दक्षिण। बात समझ में? तो अब इनको आप सेट कर लीजिए। इसमें मंगोलिया जो है वो सबसे उत्तर में हो जाएगा, फिर स्पेन आपका आएगा उसके दक्षिण में, मैक्सिको उसके दक्षिण में, और अर्जेंटीना सबसे दक्षिण में हो जाएगा। अर्जेंटीना जो है वो सबसे दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, तो 3, 2, 4, 1 इस तरीके से हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बाकी ये आप जानकारी आपको हो गई। बाकी वहाँ पे सवाल आपको सही मिलेंगे, ये स्लाइड बनाते समय उनसे गलती हुई। पीसी जैन आयोग का गठन किया गया था, किसके लिए किया गया था पीसी जैन? तो पीसी जैन जो आयोग था ये 1998 में गठित हुआ था, और 1998 में गठित ये जो आयोग था वो प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, जो उस समय के प्रशासनिक कानून थे। वहाँ केंद्र सरकार की ये कमेटी है, और जो पुराने पड़ चुके कानून, क्योंकि इस समय भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बार बार पुराने पड़ चुके कानूनों को क्या कर रही है, हटा दे रही है। तो उस समय के जो अनावश्यक पुराने पड़ चुके कानून थे उनको हटाने का ही कार्य इनको दिया गया था, और 1300 से अधिक कानूनों को समाप्त करने की सिफारिश ने की थी। गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना और कानूनी जटिलताओं को कम करना इसका उद्देश्य था। संसद द्वारा पारित विनियोग विधेयकों और अन्य अप्रचलित कानूनों को खत्म करने का सुझाव इसी आयोग ने दिया था। उसने कहा कि इसको समाप्त करना है। ठीक है, तो देखिए, जब कोई सवाल आप रिलीवेंसी को देख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग को बुंदेलखंड तथा बंगेलखंड कहते हैं, और यहाँ प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का जो है वो बाहुल्य पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा ये बुंदेलखंड और बघेलखंड ये कहा जाता है, और ये जो क्षेत्र है ये प्राचीन भूखंड का हिस्सा है जहाँ चट्टानें काफ़ी पुरानी पड़ गई हैं, और प्री कैम्ब्रियन युग की आद्य महाकल्पीय चट्टानों को, यानी कि नीस और जो ग्रेनाइट है उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका बाहुल्य है। बुंदेलखंड पठार की मिट्टियाँ मुख्य रूप से लाल और मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त हैं, और भौगोलिक रूप से ये क्षेत्र बहुत कटा फुटा शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि यहाँ पर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये बात है 1962 से 64 के बीच में एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था संथानम कमेटी, संथानम समिति। तो 1964 में इसने ही सीबीसी के लिए बात की थी। सीबीसी की स्थापना इसी समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये संथानम समिति गठित की गई थी, और भारत सरकार ने 1964 में सीबीसी की स्थापना की थी, और ये कार्यकारी निकाय था जिसे बाद में 2003 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 2003 में इसको क्या किया गया है? वैधानिक दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार की सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करने वाली ये सर्वोच्च संस्था है सीबीसी। ठीक है, और ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात हो रही है। ये आयोग किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है। ये क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी इसको बोलते हैं। ये सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की समस्या से निपटने के लिए 1961 में इसको गठित किया गया था। कब किया गया था? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल
को कब गठित किया गया था? 1961 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे। पहली बैठक 62 में इसकी हुई थी। संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। संघ के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, विभिन्न दलों के नेता, प्रख्यात नागरिक इसके सदस्य होते हैं और ये परिषद समय समय पर देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करती है, विचार करती है। ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क का निर्माण किस देश के नाइट सफारी पार्क के मॉडल के आधार पर किया गया है? तो ये चीन और सिंगापुर, चीन और सिंगापुर वहाँ का। अब ये लखनऊ में भी तो बनाया जा रहा है नाइट सफारी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और वन्य जीव संरक्षण के साथ साथ पर्यटन का भी विकास ये इसका उद्देश्य होता ही है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और रात के समय कृत्रिम चंद्रमा की रोशनी में जंगली जानवरों को आप देख सकते हैं। और वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार विकसित करने का जो प्लान बनाई है उसी के तहत ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक अधीनस्थ संगठन है। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी, यानी कि अंग्रेजों के समय में। मुख्यालय कोलकाता में है। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे, है ना, सभी के सभी सही हो जाएंगे। जेडएसआई की बात हो रही है और जीव जंतुओं के सर्वेक्षण के लिए ये प्रमुख संस्थान है। 1 जुलाई 1916 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संग्रहालय में वहीं पर इसको बनाया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। देश भर में इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र कार्यरत हैं। लुप्त प्रजातियों की पहचान करने और रेड डाटा बुक के लिए डेटा तैयार करने में ये भूमिका अपनी अदा करता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृश्य भूमियों का सम्मिलित रूप से बृहद स्थलीय या जलीय पारितंत्र जो समाहित करता है उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक भी और सांस्कृतिक भी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा, यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य भी नहीं होगा, ये होगा जैवमंडलीय आरक्षण क्षेत्र। ये क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र इसको बोलते हैं। और ये जो है ये प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों का भी संरक्षण करता है। तो सांस्कृतिक धरोहर भी आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पे प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों पूछा जाएगा वहाँ पर इसको आप टिक करेंगे। और ये जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम है उसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय पहचान इसको दी जाती है, MAB जिसको बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर जो कार्यक्रम है। और जैव विविधता संरक्षण, आर्थिक विकास और अनुसंधान के बीच संतुलन बनाना इसका उद्देश्य होता है। ये 3 भाग में बायोस्फीयर रिजर्व को बांटता है। एक उसका कोर एरिया होता है, दूसरा बफर होता है और तीसरा ट्रांजिशन जोन होता है। ये सबसे सेंसिटिव होता है कोर एरिया। बफर में कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जाती है, ट्रांजिशन में कुछ और गतिविधियाँ आप कर सकते हैं। भारत में वर्तमान में जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं इसको आप अपडेट कीजिएगा। वर्तमान में कितने हैं इसको बताइए, कितने जैवमंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये आप बताइएगा। इसको मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि उस समय तक हो सकता है अपडेट और हो जाए कुछ, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी तो डेटा मैं आपको कराऊंगा ही। देखिए जितनी भी ये प्रैक्टिस है, जितना भी अभ्यास है, साथ साथ में जो हमारे कार्यक्रम हैं, अगर आप उनको देखते रहते हैं, ऐप पर बहुत सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो उससे आपका पेपर अच्छा निश्चित हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के माध्यम से मापा जाता है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि जहाँ उच्च BOD होता है वहाँ DO भी उच्च होता है। डिमांड ऑफ ऑक्सीजन भी उच्च होगा, जहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उच्च होगी नहीं, इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। इसमें जो है वो उल्टा व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, केवल एक सही हो जाएगा, है ना। डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगी, डिजॉल्व जो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये BOD है, और जो वो है DO वो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, यानी कि घुली हुई ऑक्सीजन, तो BOD बढ़ता है। ऐसा अगर ये ऑक्सीजन घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जब BOD बढ़ता है तो सूक्ष्मजीव DO का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें उल्टा संबंध हो जाता है ना, अतः यहाँ BOD उच्च होता है, वहाँ पर DO का स्तर निम्न हो जाता है, जलीय जीव वहाँ पे मरने लगते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो डिमांड जहाँ पे बात करेंगे वो BOD है, और DO क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन घुली हुई ऑक्सीजन होती है। अगला जो प्रश्न है कि संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो सहकारी समितियों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था
वो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा दिया गया था। और 19 आर्टिकल 19(1)(c) इसी के तहत सहकारी समितियां, ये शब्द संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां शब्द ये जोड़ा गया था और इसके माध्यम से भाग 9b को संविधान में शामिल किया गया। सहकारी समितियों के संचालन से ये संबंधित है। तो सहकारी समितियों का संचालन भाग 9b से संबंधित, 9b इसी से संबंधित है। डीपीएसपी तत्वों में जो आर्टिकल 43b है इसको जोड़ा गया ताकि सरकार सहकारी समितियों को बढ़ावा दे सके और ये संशोधन सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के लिए किया गया था। तो 2-3 फैक्ट याद रखना है। आर्टिकल 19(1)(c) भाग 9b और तीसरा है 43b जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का निजी विश्वविद्यालय नहीं है? कौन सा एक जो है वो निजी विश्वविद्यालय नहीं है? अब ये जो आपकी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, ये निजी विश्वविद्यालय नहीं है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये राज्य की यूनिवर्सिटी है। तो और बाकी ये जो है वो निजी विश्वविद्यालय है। ठीक है, रुहेलखंड जो विश्वविद्यालय है ये 1975 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? ये 1975 में स्थापित हुआ था। बाकी MIT, तीर्थंकर, नोएडा, ये सब, नोएडा इंटरनेशनल, ये सब निजी विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, और स्टेट विश्वविद्यालय के अंतर्गत जैसे ये रुहेलखंड है, बाकी बहुत सारे हैं वो स्टेट हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों की दशाओं का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्ति का प्रावधान है? तो ये किससे रिलेटेड है? पिछड़े वर्गों की दशाओं से। तो ये है आर्टिकल 340। किससे संबंधित है? आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 से ये संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 340 है ये, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकती है सरकार। कौन? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा, वही नियुक्त करेगा आयोग। आयोग जितने भी है SC, ST, OBC जितने भी आयोग हैं ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर ये आयोग है, इसका गठन 1953 में इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। मंडल आयोग का गठन भी इसी के तहत हुआ था 1979 में। पिछड़ेपन के कारणों की जांच और उनमें सुधार के लिए सिफारिशें ये बात करता है। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा अब पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338b के तहत क्या किया गया है? संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। अनुच्छेद 338b के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 को कोलकाता से उदंड मार्तंड नाम से निकाला, जिसके मतलब निकला था। तो इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे पंडित जुगुल किशोर शुक्ला। पंडित जुगुल किशोर शुक्ला। ठीक है, और बाल सूर्य, उदंड मार्तंड का मतलब है बाल सूर्य, कानपुर के निवासी थे। कोलकाता से इन्होंने ये प्रकाशन पहला किया था। निवासी कानपुर के थे लेकिन जो वो प्रकाशन हुआ था वो कोलकाता से। और इस पत्र के प्रकाशन की तिथि 30 मई को भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आर्थिक कठिनाइयों और डाक शुल्कों के कारण यह पत्र लंबे समय तक नहीं चल सका, 1827 में बंद हो गया था। लेकिन हिंदी भाषा के मानकीकरण और प्रचार प्रसार में इसने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। बताइए क्या पहला स्टेटमेंट सही है? वैसे अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 179 है, कुछ लोग कहेंगे 181 है, लेकिन 180 अगर दिया है तो आप मानेंगे ये सही है। और 2 अक्षांशों की मध्य दूरी 112 किलोमीटर। ये जो 2 अक्षांशों की मध्य दूरी जो होती है वो किलोमीटर दी हुई है 112, तो ये 111 किलोमीटर होती है। मील में अगर बात करें तो 69 माइल्स होती है। ठीक है, तो केवल पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत है। ठीक है, अब वैसे आप देखेंगे पृथ्वी में कुल अक्षांश, लेकिन रेखाओं की गणना अगर आप करेंगे तो ये 180 मान ली जाती है। वैसे पृथ्वी पर कुल अक्षांश है 90 उत्तर, 90 दक्षिण और 1 भूमध्य रेखा, लेकिन परंतु रेखाओं की गणना में 180 माना जाता है। 2 क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर ये छोटी होती चली जाती हैं। जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए इनकी
जो लंबाई है ये छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, इसको ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। और दो अक्षांशों के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध या जोन कहते हैं। जैसे इसके और इसके बीच का जो ये क्षेत्र है इसको क्या कहा जाएगा? इसको जोन कहा जाएगा। इस क्षेत्र की बात हो रही है, इसको जोन कहा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश के साहित्यकार और उनकी कृतियां आपसे पूछी जा रही हैं। जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो कामायनी, ये सही है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी हमीर, क्या ये सही है? आंसर, सॉरी एक मिनट, क्या ये सही है? हठी हमीर पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये भी सही है। दूसरा है हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी इन्हीं की है दोनों। तो ये सब सही हो जाएंगे, ये सारे के सारे जो दिए हुए हैं ये सब सही है, उपयुक्त सभी सही है। कामायनी हिंदी साहित्य का महाकाव्य इसको माना जाता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ कवि थे। और पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के प्रखर लेखक में शामिल किया जाता है इनको। व्यंग और नाटक इनके प्रमुख हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक थे, उनकी आत्मकथा हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ धरोहर है। और प्रताप नारायण मिश्र की कृति हठी हमीर राष्ट्रवादी और साहसी लेखन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और ये उत्तर प्रदेश की साहित्यिक समृद्धि विरासत से ये सारे के सारे लेखक जुड़े हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समताप मंडल के अतिरिक्त क्षोभ मंडल में भी ओजोन पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, लेकिन क्षोभ मंडल की जो ओजोन होती है ये कह रहे हैं अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर जो ओजोन होती है वो बैड होती है, और जो यहाँ पर पाई जाती है समताप मंडल में ये गुड ओजोन होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत है, केवल पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। ओजोन का 90% हिस्सा समताप मंडल में है, 10% निचली परत यानी कि क्षोभ मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल की जो ओजोन है वो सूर्य की हानिकारक जो परावैंगनी किरणें हैं उनको सोखकर पृथ्वी की रक्षा करती है, इसीलिए इसको गुड ओजोन कहा जाता है, अच्छी ओजोन। लेकिन क्षोभ मंडल में जब ये आती है तो स्मॉग की तरह काम करती है और ह्यूमन हेल्थ पर और जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए इनको जो क्षोभ मंडल में है इसको बैड ओजोन कहा जाता है। श्वसन संबंधी बीमारियां ये उत्पन्न करती है। एक सवाल और पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? तो डॉप्सन इकाइयों में ये मापी जाती है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हिंदू कॉलेज कोलकाता, हिंदू कॉलेज ये दिल्ली कॉलेज की बात यहाँ पर हो रही है, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात यहाँ हो रही है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा बना? ठीक है, हिंदू कॉलेज जो है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर और एडवर्ड हाइड ईस्ट इनके साथ मिलकर की थी। डेविड हेयर और एडवर्ड हाइड ईस्ट इनके साथ मिलकर की थी। तो ये कब हुआ था? 1817 में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज ये 1875 में स्थापित हुआ है सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में। और दिल्ली कॉलेज का भी काफ़ी पुराना इतिहास है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी कॉलेज यहाँ पर एक दिया हुआ है, मैसेडोनिया कॉलेज है, मैसेडोनिया दिया है। ठीक है, मैसेडोनिया कौन सा कॉलेज है भाई? मैसेडोनिया के बारे में ऐसे कुछ नहीं पता है। हिंदू कॉलेज इसमें काफ़ी पुराना है। और मुस्लिम एंग्लो AMU जो है ये 1875 का है। और हिंदू कॉलेज आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का सबसे पहला पहचान केंद्र था। और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज 1855 और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में ये जाना जाने लगा। राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक शिक्षा और पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा और पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1857 की निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग नाम था तात्या टोपे का। किसका नाम था? तात्या टोपे का। ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था और ये तात्या टोपे के नाम से जाने जाते थे। और वो नाना साहब के एक सेनापति थे और 1857 में विद्रोह के सबसे कुशल गुरिल्ला रणनीतिकारों में से एक इनको माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, जो झांसी की रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर और कानपुर में विद्रोह किया था। अपने ही मित्र मान सिंह द्वारा विश्वासघात किए जाने के बाद 1859 में
इनको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था, मान सिंह ने धोखा दिया था और अंग्रेज़ों ने पकड़कर इनको फांसी की सज़ा दे दी थी। ब्रिटिश सेना को बार बार चकमा दिया और वीरता की गाथाएं इनकी आज भी इसीलिए जानी जाती हैं। बहुत परेशान किया था अंग्रेज़ों को इन्होंने। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? पूछा हुआ ये सवाल है और ये थी बीना दास। कौन थी ये? बीना दास। ठीक है, बंगाल के एक सुशिक्षित परिवार से ये बिलोंग करती थी, काफ़ी पढ़ा लिखा इनका परिवार था और इस सुशिक्षित परिवार में छात्र राजनीति में भी ये आगे बढ़ी। सुशिक्षित परिवार तो था ही, छात्र राजनीति में कौन आएगा? जो वहाँ पर जाएगा, कॉलेज जाएगा। उस समय तो महिलाओं का कॉलेज जाना ही सबसे बड़ी बात थी। तो ये आगे बढ़ी और 9 वर्ष का कठोर कारावास फिर इनको मिला था जब इन्होंने गवर्नर स्टैनली जैक्सन, ये नाम आपसे पूछा जाता है, ये गवर्नर था स्टैनली जैक्सन, जिसके ऊपर इन्होंने क्या किया था? गोली चलाई थी। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने भी एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या करके क्रांतिकारी आंदोलन चलाए थे। बीना दास का यह कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की आक्रामक भूमिका और निडर भूमिका का प्रतीक माना जाता है। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान का जो संबंध है वो आर्ट से है। किससे संबंधित है ये? आर्ट से, कला से ये संबंधित है और ये बेसिकली एमपी सरकार का है। किसका है? एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला, इसमें ये दिया जाता है। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी इसमें एक प्रशस्ति पत्र और नगद राशि दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो बालाघाट श्रेणी ये स्थित है, हरिश्चंद्र श्रेणी ये भी स्थित है, सतमाला ये भी, मांडो पहाड़ियाँ, जो मांडो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी नहीं स्थित है, ये गुजरात में पाई जाते हैं। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में। गुजरात में भी अगर आपसे पूछा जाए तो काठियावाड़ा में ये पाई जाती हैं, जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है वहाँ पर ये मिलती हैं। हरिश्चंद्र श्रेणी उत्तरी महाराष्ट्र में है, बालाघाट मध्य और दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा छाया क्षेत्र है, सतमाला नासिक जिले में स्थित है, प्राचीन गुफाओं के लिए ये जानी जाती है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 3 राज्यों में परियोजनाओं के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के 3 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो अभी जो समझौते हुए हैं उनमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश इसमें जो है वो शामिल नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं था। तो 2025 का ये CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसको मिला है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये पुरस्कार जो दिया गया है ये जय शाह को दिया गया है। CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार का नाम है इंडियन ऑफ द ईयर। तो ये जो पुरस्कार है ये जय शाह को दिया गया है। विश्व स्तर पर क्रिकेट प्रशासन में बहुत अच्छी भूमिका निभाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में ये दिया गया है। ठीक है, बीसीसीआई सचिव के रूप में उनके कार्यकाल में महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर मैच फीस देने का ऐतिहासिक फैसला हुआ था। इसको माना गया कि ये बहुत अच्छा फैसला है। उन्होंने महिला प्रीमियम लीग की सफल शुरुआत की, जिससे महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिली और पुरस्कार समिति ने शासन को मजबूत करने और क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए उनकी भूमिका को काफ़ी सराहा है। जय शाह अमित शाह जी के बेटे हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मलेशिया के इपोह में हुए सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में किस देश से हार के बाद उपविजेता घोषित किया गया? भारतीय पुरुष हॉकी टीम किससे हारी है? इपोह में हारी है, तो उपविजेता ये घोषित हुई है, तो ये है किससे? बेल्जियम। बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराया। भारत इसमें हारा। ठीक है, और भारत क्या रहा? उपविजेता रहा। भारतीय टीम इसमें उपविजेता बनी और ये लगातार दूसरी बार उपविजेता का स्थान भारत को मिला था। कई वरिष्ठ खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थे, फिर भी टीम ने फाइनल तक पहुंचकर खेला और भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की दूसरी सबसे सफल टीम है जिसने अब तक 5 बार खिताब जीते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारत सरकार का अष्टलक्ष्मी विजन किससे संबंधित है? तो अष्टलक्ष्मी विजन ये पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, है ना, पूर्वोत्तर राज्यों के, कुछ शब्द आज छूट रहे हैं इसमें बार बार, तो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास से संबंधित है। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के डेवलपमेंट से ये संबंधित है। 8 राज्यों, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, जो 7 सिस्टर, और उसमें फिर आप सिक्किम जोड़ देंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय 4, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, है ना। तो इनको इसमें वो दिया जाएगा। अष्टलक्ष्मी का मतलब ये 8 स्टेट यही हैं, इन्हीं 8 स्टेट को इसमें फोकस किया जाएगा और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। वहाँ का जो सड़क संपर्क है, स्वास्थ्य देखभाल है, डिजिटल नवाचार है, इस सबको बढ़ाया जाएगा। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का ये महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब पांडुरंग अघव, जिन्हें बाबा अघव कहेंगे, बाबा अघव के नाम से जाना जाता है, किस राज्य के श्रमिक एवं सामाजिक न्याय आंदोलनों के लिए एक वरिष्ठ समाजवादी नेता और प्रमुख कार्यकर्ता थे? तो इनका नाम से ही आप जान जाएंगे, ये वहाँ के थे, ये महाराष्ट्र से, है ना, ये महाराष्ट्र के एक समाजवादी कार्यकर्ता थे। 8 दिसंबर को इनका निधन हुआ है। हमाल पंचायत की स्थापना इन्होंने की थी। किसकी? हमाल पंचायत की स्थापना इन्होंने की थी। एक गांव एक पमाठा, यानी कि एक गांव एक जल स्रोत, ये आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। पूरा जीवन समाज के हाशिए पर खड़े समुदायों, जैसे कचरा बीनने वालों, रिक्शा चालकों, उनके उत्थान में इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। देखो, कुछ आपको अगर पाना है तो कुछ ना कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। कुछ आपको अपने नींद को खोना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को खोना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं, बड़े लोग जितने भी हुए हैं आप देखिए उनको, तभी। अब आप पेपर भी पास करना चाहते हैं, मौज मस्ती भी करना चाहते हैं, कोई पार्टी, कोई भी कार्यक्रम, शादी विवाह छूटे ना जिसमें आप डांस ना करें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और श्रमिक नेतृत्व और सामाजिक न्याय की दिशा में ये कई क्रांतिकारी पहल इन्होंने किए थे। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी ये कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, हांगकांग, ये दोनों कोलकाता में है। और जो दक्षिण 24 परगना जिला है, हुगली नदी के तट पर ये बंदरगाह स्थल है डायमंड हार्बर। और साल्ट लेक सिटी ये विधान नगर कोलकाता का एक सैटेलाइट शहर है और आईटी हब के तौर पर ये जाना जाता है। डायमंड हार्बर वो स्थान है जहाँ हुगली नदी मुड़कर बंगाल की खाड़ी के निकट पहुँचती है। और ये दोनों क्षेत्र पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के महानगरीय और प्रशासनिक क्षेत्र का हिस्सा है। साल्ट लेक अपनी आधुनिक आधारभूत संरचना और आवासीय परिसरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? इदुकी, तापीय शक्तिग्रह, साबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो रामगंगा यहाँ पर सही है, घाट प्रभा यहाँ पर सही दिया हुआ है, साबरीगिरी जल विद्युत सही है। इदुकी गलत है क्योंकि ये जो है ये तापीय नहीं है। इदुकी ध्यान रखिएगा, हमेशा आपसे पूछा जाता है कई बार, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3, 4 ये सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इदुकी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, तापीय नहीं है, थर्मल ये नहीं है। ठीक है, सबरीमाला परियोजना केंद्र की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, पंबा नदी पर ये स्थित है। ठीक है, और जो दूसरा दिया है घाट प्रभा, ये कर्नाटक में सिंचाई परियोजना है और ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और रामगंगा यहाँ पर जो दिया हुआ है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, तो रामगंगा उत्तराखंड में बहुउद्देशीय बांध है, इसका सिंचाई और बिजली दोनों के लिए उपयोग होता है। तो ये रहा आज का आपका पूरा ये टेस्ट जो आपने देखा, और इसको आपने सही से अगर तैयार किया तो आपके कम से कम 100 सवाल तैयार हो जाएंगे। और अगर इसकी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो आप, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया है, हमारे ऐप पर जाके, द सक्सेस प्रेप ऐप है, उसको आप देखेंगे। वहाँ पर जाके ये आपको विषय के रूप में भूगोल, इतिहास और जो अन्य विषय मैंने बताए हैं कि जल्द ही सोशियोलॉजी और साथ में हिंदी साहित्य के और सिविक्स के टेस्ट आपको मिलेंगे, नागरिक शास्त्र के,
और बाकी जीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।